सैयद जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए पहली बार दोनों एक साथ लड़ रहे हैं। पहली बार अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और एक इमोशनल कार्ड भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जनता के सामने है। क्या ये दोनों बड़े चैलेंजेस नहीं है बीजेपी के लिए? वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि अभी तक के नंबर्स 5 बजे तक बता रहे हैं कि वोटर में उतना उत्साह है नहीं। देखिए अंजना जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सवाल है, तो पिछले चरण में ही हम 310 क्रॉस कर चुके थे या 310 के आसपास थे। इस चरण के बाद आज छठे चरण का वोटिंग हो रहा है। छठे चरण के बाद हम 350 क्रॉस कर देंगे, ऐसा हमको अनुमान है। जहां तक दिल्ली का सवाल किया आपने, चाहे वो एक साथ हो या अलग अलग लड़े, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ था, दोनों बबुआ साथ आए थे, रिजल्ट तो आपको पता ही चल गया था कि रिजल्ट क्या हुआ था। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये कांग्रेस का जिसके साथ भी अलायंस हुआ है उसके साथ ये जो है आखिरी में रिजल्ट देखा गया है। इस बार वो आप भी देखेंगे, वैसे आपने पिछले बार भी यही देखा था 0, इस बार भी फिर 0 देखेगी। और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल आपने कहा कि एक बार पहली बार जेल से बाहर है, अरे भाई पहली बार जेल गए थे, अभी जमानत पे बाहर, अंतरिम जमानत पे अब आए हैं, फिर से वापस जाएंगे थोड़े दिन के बाद। लेकिन उनके आने से और जाने से वोटर्स पे ना कोई इम्पैक्ट हुआ है, ना वोटर्स पे कोई इम्पैक्ट होगा। आज देश की जनता देखती है कि देश को मजबूत बनाने वाले प्रधानमंत्री, जिन्होंने पिछले 10 सालों में लोगों को मजबूत किया, देशवासियों को मजबूत किया, देश को मजबूत किया और बाहर पूरे दुनिया में देश का डंका बजवाया। ठीक है विधायक जी, एक बार माइक उठा लीजिए। छोटा शुरुआती कमेंट, उसके बाद चलेंगे हमारे रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक आनंद हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी वेस्ट दिल्ली से। हमारे साथ मंजीत सहगल पंचकुला हरियाणा से जुड़े। हरियाणा की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि वहां भी ये जोड़ी एक साथ है, सीट शेयरिंग। समर श्रीवास्तव सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित सिंह सिवान पहुंच गए हैं, शोहर में सुबह थे, जहां पर लवली आनंद मोहन सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में। आप सबके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले विधायक जी जल्दी से माइक उठाते हुए कह रहे हैं कि पहली बार जेल गए थे तो पहली बार जेल से बाहर हैं और फिर उनको 2 जून को वापस जेल भी जाना है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जिससे हाथ मिलाते हैं उसको डुबा देते हैं। देखिए, मुझे तो जफर इकबाल साहब को पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी में तकरीबन इस वक्त 150 एमपी ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस के एमपी थे और अब इनकी तरफ से अंदर बैठे हुए थे। तो जिनसे हाथ मिलाते तो हाथ तो यही मिलाते हैं, उनसे पकड़ के लेके जाते हैं। गजब जुल्म होता है मत सैयद जफर इस्लाम को, इन लोगों को टिकट ही नहीं मिलता है। कांग्रेस वाले आते हैं, टिकट ले लेते हैं। इनका कार्यकर्ता बेचारा इतनी गर्मी में धक्के खा रहा है, लोगों से कहता है भाई वोट दे दो। उसको लगता है कि शायद मुझे कभी जिंदगी में कोई टिकट मिल जाए, मैं किसी की सेवा कर सकूं। लेकिन ये इतने बेरहम है कि दूसरी पार्टी में चुने चुनाए बने बनाए पके पकाए नेता को लेके आते हैं, उसको टिकट देके राज्यसभा से भेज देते हैं, चाहे विधानसभा में भेज देते हैं, चाहे लोकसभा में भेज देते हैं। रही बात जो आपने कहा कि वोटिंग कम हुई, देखिए ये जो माहौल आज की डेट का बनाया हुआ है, मैं क्योंकि अभी मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है तो मैं इन लोगों के साथ, युवाओं के साथ में बात कर पाता हूं। बहुत लोगों का ये मानना हो गया है कि ये क्या हो रहा है। जिस तरीके से व्हाट्सएप पे देखते हैं, राजनीति को देखते हैं, रोज 24 घंटे का झगड़ा, डराना, ईडी सीबीआई, एक आम आदमी ये सोचने लगा है कि पता नहीं मेरे साथ भी क्या करेंगे। पुलिस जिस तरीके से काम करती है, जो पार्टी पावर में होती है उसके लिए, खासतौर के मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं क्योंकि सेंटर में इनकी सरकार है, इनके इशारे पे दिल्ली में पुलिस काम करती है। लोगों का मन इतना खट्टा हो जाता है, वो कहते हैं इतनी गर्मी में वोट देने के लिए भी जाऊं, और ऊपर से प्रधानमंत्री जी पहले ही शोर मचा रहे 400 पार 400 पार 400 पार। वो कहता है मेरे वोट की कीमत ही क्या है फिर। उस सब के बावजूद मैं तो दिल्ली के लिए तालियां बजाना चाहता हूं कि इतनी गर्मी में, देखिए भीषण गर्मी है, बुजुर्ग लोग निकल नहीं पा रहे थे, छोटे बच्चे नहीं निकल पाते हैं, जो बीमार है वो नहीं निकल पाएगा इतनी गर्मी में। उस सबके बावजूद मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो आपके पास में अल्टीमेट जो आंकड़े आएंगे 7 बजे, जो आंकड़े निकलेंगे 6 बजे तक के, उसमें दिल्ली लगभग 60% के आसपास का वोट करेगी। और जबकि बहुत सारे लोग इस टाइम गांव भी जाते हैं, शादी ब्याह का सीजन होता है गांव में इस टाइम, तो वो भी जाते हैं। गर्मी का भी मौसम था, सबके बावजूद 60% वोटिंग हुई। तो इतनी गर्मी में वोटिंग के लिए मैं तो दिल्ली के लिए ताली बजाना चाहूंगा कि दिल्ली इतनी वोटिंग करे। ठीक है, वेस्ट दिल्ली जल्दी से चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और वेस्ट दिल्ली जहां पर कमलजीत सहरावत और महाबल मिश्रा, जो कि इस बार आम आदमी पार्टी पर चुनावी मैदान में है, इसलिए ये सीट बहुत दिलचस्प हो गई है कि चलिए कांग्रेस पार्टी से नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस पार्टी से गठबंधन किया है उसके चुनावी चिन्ह पर वहां पर है। तो आपके पास आते हुए सबसे पहले हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं वेस्ट दिल्ली से, अभिषेक आनंद, वोटिंग परसेंटेज लेकिन 5 बजे तक का 54% के आसपास है। क्या हम माने कि 6 बजे तक वही हो जाएगा जो पिछली बार था 60% के आसपास, या इस बार कमी आई है वोटर्स के उत्साह में? जी देखिए अंजना, पहले के मुकाबले वोटर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन
इसका जो पूरा दिन बीता है, सुबह के वक्त जैसी लाइन लगी हुई थी उस हिसाब से मैं आपको देख के बता रहा हूं कि जो पूरा दिन बीता है, जितना ज्यादा टेम्परेचर था, अचानक से पोलिंग बूथ्स पर सन्नाटा छा गया था। जहां पर लाइनें लगी हुई थी वहां लाइनें खत्म हो गई थी। पानी के लिए लोग तरस रहे थे और इसी वजह से जो लाइन लगी हुई थी वो जैसे ही खत्म हुई, लोगों ने पॉज कर दिया और फिर शाम को आकर के वोटिंग करना शुरू किए। तो कई जगह पर अभी भी वोटिंग है, कई जगह जो पोलिंग बूथ के अंदर लोग हैं वो वोट डाल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। गर्मी का ये आलम था अंजना कि अभी से थोड़ी देर पहले तक जो यहाँ पर स्थिति थी वो ऐसी थी कि जो शेड है उसके नीचे जो लोग खड़े थे, जो कपड़े का शेड जो होता है उसके नीचे जो लोग खड़े थे वो लोग काफी परेशान थे। जो टेंट लगाया गया था उसके नीचे भी जो लोग लाइन लगा के खड़े थे वो लोग काफी परेशान थे। और अब जाकर के जो शाम का वक्त हुआ है तो लोग निकल करके आए वोट डालने के लिए। बिल्कुल हो सकता है कि परसेंटेज कुछ बढ़े। हाँ। मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। आप जैसे आप बता रही हैं, महाबल मिश्रा घूम फिर करके वापस हाँ। से एक पुराने कैंडिडेट के तौर पर सामने आकर खड़े हो गए हैं। कमलजीत सहरावत के ऊपर बीजेपी ने अपना दांव खेला है। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। सब जल्दी जल्दी सबके पास चलते हैं। गर्मी की तो बात मत कीजिए, चुनाव आयोग को वाकई सोचना पड़ेगा। इस वक्त तक नतीजे आ जाते थे और सरकार किसकी बनेगी, स्वेरिंग इन की तैयारी हो रही होती थी। अब 25 जून तक तो मई तक तो वोटिंग हो रही है, अभी 1 जून को भी वोटिंग होनी है। तो जिस तरह से तारीखें रखी गई हैं इस गर्मी में, कितना इसमें अप्लाई किया गया है सिचुएशन को समझने की कोशिश, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को बूथ तक लाना ही इलेक्शन कमीशन की पूरी कोशिश होती है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी बात को ना समझे तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। 1 जून को और भी गर्मी बढ़ेगी। मौसमी, आपके पास आते हुए, आप नई दिल्ली सीट पर इस वक्त मौजूद हैं और नई दिल्ली सीट पर जो मुकाबला है वो बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती के बीच में है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नई दिल्ली वाली सीट पर जहां पर मतलब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां पर गांधी परिवार को वोट कर डालना था, उनको शायद झाड़ू पर बटन दबाना था। और जहां पर अरविंद केजरीवाल को चांदनी चौक में वोट डालना था, वहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये भी दिलचस्प आज पूरा मामला हो गया। वहां जेपी अग्रवाल है कांग्रेस से, शायद उनसे अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। रोहित सिंह हमारे साथ, शोहर से सिवान पहुंच गए आप, जहां पर एक और बाहुबली की पत्नी, दिखाइए रोहित को, जहां पर एक और बाहुबली की पत्नी निर्दलीय बनकर चुनावी मैदान में है, शाहबुद्दीन की पत्नी। रोहित, जी अंजना, देखिए मैं हूँ इस वक्त शिवहर में ही हूँ, लेकिन सिवान को क्योंकि आपने जिक्र कर दिया तो छोटी सी जानकारी सिवान के बारे में दे दूं। शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब वहां से चुनाव लड़ रही हैं और जो जेडीयू बनाम आरजेडी की वहां पर लड़ाई है उसमें त्रिकोणीय मुकाबला जो हो गया है वो हिना शाहब के निर्दलीय उम्मीदवार उतरने को लेकर हो गया है। यानी कि वहां पर एक तरीके से ट्रायंगुलर मुकाबला जो है वो हो गया है और शाहबुद्दीन की पत्नी जो है वहां निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इस वक्त शिवहर में मौजूद हूं, यहां पर भी वही मामला कुछ वैसा ही है। एक और बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं और ऋतु जायसवाल जो है आरजेडी की, वो वैश्य समाज से आती हैं, वो यहाँ पर मैदान में है। यानी कि 2 महिलाओं के बीच में यहाँ पर शिवहर में कांटे की टक्कर है। यानी कि आज दिन भर आप देखिए बिहार के कई इलाकों में जहाँ वोटिंग हुई है, वोटिंग तो हुई है लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है, जैसा कि हम पिछले बार भी जिक्र कर रहे थे अंजना, अभी तक 5 बजे केवल 52%, यानी कि 6 बजते बजते बहुत ज्यादा होगा तो 55-56% हो सकता है। यानी एक बार फिर से बिहार में 60% का जो आंकड़ा है वो छूने में पसीने छूट रहे हैं यहाँ के वोटर्स को कि किस तरीके से मतदान बढ़ाया जाए। और ये शायद सबसे बड़ी चिंता की बात चुनाव आयोग के लिए होनी चाहिए। वोटिंग परसेंटेज हर चुनाव में बढ़ना चाहिए। अगर वो घट रहा है तो फिर उसकी वजह क्या है ये भी उन्हें समझना होगा। दूसरी तरफ शिवहर सीट बहुत दिलचस्प है क्योंकि आनंद मोहन सिंह की पत्नी वहां पर चुनावी मैदान में जेडीयू के टिकट पर इस बार हैं। हमेशा यहां से बीजेपी की ये सीट रहती थी, लेकिन उनकी पत्नी को यहां पर जेडीयू ने टिकट दिया, वो चुनावी मैदान में, और बेटे भी उनके रातों रात, एक दिन पहले क्रिकेट बैटिंग कर रहे थे वो आरजेडी के लिए और वो भी बीजेपी में शामिल हो गए इस सीट पर। अब चलते हैं जल्दी से पंचकुला, जहां से हमारे सहयोगी मंजीत सहगल हमारे साथ है। यहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या इशारा कर रहा है मंजीत?
देखिए अंजना, 56% एक ऐसा आंकड़ा है जो रफ है। हरियाणा के जितने भी बड़ी बड़ी सीटें हैं वहां पर 55, 56, 54 के बीच में मतदान हुआ है और कुरुक्षेत्र में 54% के करीब मतदान है। हालांकि जो आंकड़े अभी नहीं आए, लेकिन पिछले साल की तुलना में 14% के करीब ये कम है जो मतदान हुआ है। कई कारण इसके लिए जिम्मेवार माने जा रहे हैं। एक तो बड़ा लॉन्ग वीकेंड था, आज शनिवार था, छुट्टी थी। शहरों के जो मतदाता थे बड़ी पहले तो शुरुआत सुबह दोपहर तक वो लंबी लाइनों में दिखाई दिए, लेकिन जिस तरह से ये आप मतदान केंद्र देखिए, इस वक्त यहाँ सूनापन है, गेट बंद हो गए। अब एक भी मतदाता यहाँ पर मत डालने के लिए ये मौजूद नहीं है। इसी तरह के ज्यादातर जो मतदान केंद्र है 6 बज चुके हैं, वहां पर सन्नाटा पसर गया है और मत प्रतिशत बेहद कम है। लेकिन कुछ सीटों पर मत प्रतिशत काफी अच्छा है। आप भिवानी महेंद्रगढ़ ले लीजिए, कुरुक्षेत्र ले लीजिए, अंबाला ले लीजिए। अंबाला में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत है। कई जगहों पर मत प्रतिशत 50 से भी नीचे है। इसका कारण यही माना जा रहा है, एक तो मौसम की वजह से लोग नहीं आ पाए, दूसरे कई जगहों पर शायद मतदाताओं को जो उम्मीदवार थे वो समझ नहीं आए, कंफ्यूजन था। और जहां पर ज्यादा मतदान हुआ है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ ये बता रहे हैं कि अब की बार जीत का जो आंकड़ा वो बहुत छोटा होगा, क्योंकि मत प्रतिशत कम है और कम लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। हरियाणा भी इस बार बहुत दिलचस्प होगा। देखिए, हरियाणा और दिल्ली के नतीजे ये तय करेंगे कि क्या देश में वापसी हो सकती है गठबंधन के पॉलिटिक्स की। क्या सीट शेयरिंग अगर गठबंधन में विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं और वो जीत हासिल करती हैं, तो फिर एक नए सिरे से राजनीति इस देश में हम बढ़ते देखेंगे। क्योंकि अभी तक एकदम वन साइडेड लोकसभा इलेक्शंस होते हुए हमने 14 और 19 में देखे हैं। तो हरियाणा की 10 की 10 सीटें जो बीजेपी के पास गई थी, वो अगर इधर उधर होती हैं सीट शेयरिंग की वजह से, या फिर दिल्ली की, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी बनेगा आने वाले वक्त में। लेकिन एक बार मौसमी के पास चलते हैं, क्योंकि मौसमी हमारे साथ जुड़ गए। मौसमी, टाइम थोड़ा कम है, बहुत सारे ऑडियंस भी घनी धूप में बैठे हुए हैं, उनको भी सवाल करने हैं। जल्दी से जो बांसुरी स्वराज वर्सेस लड़ाई यहां पर है सोमनाथ भारती की, और चूंकि बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से हैं, और चर्चा यह भी होती है कि एक राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर उन्हें दिया गया है। क्या परिस्थितियां दिख रही है वोटिंग परसेंटेज के नजरिए से देखें तो? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप नई दिल्ली की बात करें अंजना, तो सबसे कम वोटिंग प्रतिशत जो 5 बजे तक हुआ था तो नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का ही था। और जो है सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे मालवीय नगर और कस्तूरबा नगर के साथ साथ लकिन्स दिल्ली के तमाम इलाके यहाँ पे आते हैं। तो जाहिर तौर पे देखना होगा कि ये किसके लिए हानिकारक होता है। एक तरफ सोमनाथ भारती है जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के पुराने नेता हैं, वो भी वकील है, वकील बनाम वकील की लड़ाई है। बांसुरी स्वराज भी वकील है, उनके लिए विरासत की सियासत को समेटना और उसको थामना सुषमा स्वराज की वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। पर सबसे केंद्र में ये बात है कि नई दिल्ली ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी जिताया था, सुचिता कृपलानी को भी जिताया था, एल के आडवाणी को भी जिताया था, राजेश खन्ना जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से लड़े हैं। और कहीं ना कहीं दिल्ली का दिल भी है, तो ये दिशा और दशा भी तय करता है दिल्ली की राजनीति की। बिल्कुल। समर्थ, जल्दी से सुल्तानपुर पर एक अपडेट। समर्थ। अंजना, यूपी का अपडेट मैं पहले बता दूं, 52% वोटिंग हुई है 5 बजे तक। अगर आप जिलों की बात करें, सबसे ज्यादा अंबेडकर नगर में 60%, उसके बाद बस्ती और आजमगढ़ में लगभग 55% वोटिंग हुई है। सुल्तानपुर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ अभी फिलहाल 5 बजे तक का आंकड़ा 49% आया, यानी कि काफी कम वोटिंग हुई है। सुबह मैं यहाँ रिपोर्ट कर रहा था तो लंबी लंबी लाइनें लगी थी, कतारें लगी थी, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है 43 पारा पहुंचता है, लोगों का आना एकदम बंद हो जाता है, पोलिंग स्टेशन में सन्नाटा पसर जाता है और दोपहर में तो लोग दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। कुछ चुनिंदा लोग शाम को जरूर आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की लड़ाई की बात करें, बेहद अहम है, कांटे की टक्कर यहाँ पर है। पिछली दफा यहीं से मेनका गांधी 14,000 मात्र वोटों से यहाँ चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार इनका मुकाबला ट्राइपोलर हो गया है, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला है। बसपा ने कुर्मी वोटर उतार दिया है, कुर्मी कैंडिडेट उतार दिया है, समाजवादी पार्टी ने निषाद कैंडिडेट उतार दिया है, और निषाद और कुर्मी अपने आप में यहाँ अच्छी खासी संख्या में है। दलितों की अगर आप बात करेंगी 3-3.5 लाख यहाँ पर है। हालांकि मेनका गांधी लगातार केवल अपने कामों की बात कर रही हैं, उन्होंने किसी भी बीजेपी के स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं
बोलती हुई किसी भी कैंपेनिंग में नजर नहीं आई। हालांकि वरुण गांधी जब यहाँ पर आते हैं तो जरूर यहाँ पर आकर कहते हैं कि मैं जब यहाँ आता हूँ तो मुझे अपने पिताजी की खुशबू आती, तो वो एक इमोशनल फैक्टर है जिसने कहीं ना कहीं मेनका गांधी के कैंपेन को ड्राइव जरूर किया है आगे। लेकिन इस बार इतना आसान एक केक वॉक तो फिलहाल मेनका गांधी के लिए यहाँ से नहीं दिख रही है, क्योंकि मुद्दे भी कई हैं और जिस तरह से समीकरण बीएसपी और सपा ने बैठाए हैं, तो बीएसपी ने भी जो कैंडिडेट वहां से दिया है उसने कहीं ना कहीं जाति समीकरण के मुताबिक थोड़ा सा मुश्किल कर दिया चुनाव।